हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स। और हमने स्टार्ट किया था, ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहली वीडियो में सेकंड चैप्टर के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी, आज हम उनको आगे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हम कर चुके थे। तो बेसिक टर्म्स में हम एंटिटी पढ़ चुके थे। आप प्लीज 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 अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी हो इस चैप्टर की तो पहले उसे देखें, तब आप इसे देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नई नई वीडियोस नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। ठीक है, एंटिटी हम पढ़ चुके थे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस पढ़ चुके थे, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, एसेट रिसीट्स। हाँ भाई, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा मैंने आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की है जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो पक्का हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ही इसमें आए। ठीक है, तो आप पहले पहले आप पार्ट इसका देख लीजिएगा, ये सेकंड पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला टर्म है आज रिसीट। रिसीट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। देखो भाई, ऐसा है, रिसीट का मतलब होता है प्राप्ति, पैसे का प्राप्त करना। ठीक है, अब आपको ना इसको समझने से पहले दो वर्ड समझ लो आप। सबसे बढ़िया चीज, दो वर्ड कौन कौन से समझ लो। देखो, एक होता है रिकरिंग। क्या होता है बेटा? रिकरिंग। ठीक है, और एक होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, पहले आप इसको समझ लो, रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग का। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार। ठीक है, बार बार। और नॉन रिकरिंग इसके अपोजिट, यानी कि सालों में एक बार। सालों में मतलब कई वर्षों में एक बार। ठीक, अब मैं आपको समझाऊं। रिसीट्स का मतलब होता है हमारी इनकम, है ना। जैसे ये हो गई आपकी रेवेन्यू रिसीट्स जो हमें मिल रहा है, ये हो गई आपकी कैपिटल रिसीट्स। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो, रिकरिंग का मतलब है बार बार। ऐसी रिसीट्स या ऐसी इनकम्स जो हमें रेगुलर बेसिस पे होती हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस मतलब बार बार होती हैं, उनको बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट्स। क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, रिकरिंग मतलब रेवेन्यू, बार बार होने वाली। ठीक है, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है ऐसी रिसीट्स जो हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही, सालों में एक बार होती हैं, उनको बोला जाता है कैपिटल रिसीट्स। देखो, अब हम लिखा हुआ समझते हैं क्या है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट वो है जो रिसीव हो चुकी है और रिसीवेबल बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फ्रॉम यूजेस ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स। अब जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो ये थोड़ी ना कि एक दिन सोल्ड करके हम बैठ गए वर्षों के लिए, नहीं ना। हम रेगुलर बेसिस पे गुड्स सोल्ड करेंगे। अब रेगुलर बेसिस पे गुड्स सोल्ड करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे हमारे पास पैसा आएगा। तो रेगुलर बेसिस पे जब पैसा आता है तो उसे कैसी रिसीट बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। समझ गए कि ऐसे ही रेंट हमने, अब हम हमारा जो बिल्डिंग है उसमें हमारे 3 फ्लोर बने हुए हैं। पहले पर हमारा बिजनेस चल रहा है, हमने दूसरा फ्लोर तीसरा फ्लोर उठा दिया रेंट पर, तो उससे हमें मंथली क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। रेगुलर बेसिस का मतलब होगा रिकरिंग में, रिकरिंग का मतलब होता है डेली, वीकली, मंथली, आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। यानी कि एक दिन से लेकर 365 दिन में एक बार तो आपको इनकम हो रही हो तो वो रेगुलर मानी जाएगी। ठीक है, हर साल हो तो वो रेगुलर मानी जाएगी, और हर महीने हो तो वो रेगुलर मानी जाएगी। समझ गए जी। ऐसे ही इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मिलती है। तो ये सब आपकी कैसी रिसीट्स है? रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर जी। कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिसीट्स। ये तो वही वाली बात हो गई, सूरज क्या है? सूरज वो है जो चंद्रमा नहीं है, है ना। तो कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स है जो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो रेगुलर बेसिस पे हमें नहीं मिल रहा है वो कैपिटल रिसीट्स हैं।
समझ गए? यानी ऐसी इनकम जो हमें सालों में एक बार होती है, वो हमारी कैपिटल रिसीट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये देखो, ये इस एग्जाम्पल को ध्यान रखो आप, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब आप फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड करोगे तो फिक्स्ड एसेट्स आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, और नहीं देखा हो तो वही जाके देख लो। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में रहेंगी। अब लंबे समय तक बिजनेस में रहने का मतलब ये है कि कभी ना कभी तो खराब होंगी, यानी मान लो 10 साल बाद खराब हुई, तो 10 साल बाद हमने उसे खराब होने के बाद क्या कहता, बेच दिया। अब बेचने पे हमें उसको हो गया फायदा, तो वो हमारी रिसीट तो है। कैसी रिसीट है? 10 सालों में एक बार हुई सर, है ना? तो वो कैसी रिसीट है? कैपिटल रिसीट। तो रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दीज आर शोन इन बैलेंस शीट। चलो ये तो आप इन फ्यूचर समझ ही जाओगे। तो रिसीट्स का मतलब समझ गए? जो पैसा हमें मिल रहा है वो रिसीट्स है, और रिसीट्स रेगुलर बेसिस पर मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसीट्स है, और अगर सालों में एक बार मिलता है तो वो कैपिटल रिसीट्स है। क्लियर जी सर? आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में भी आपको वही बात याद रखनी है। कौन सी? एक होता है रिकरिंग, और दूसरा होता है आपका नॉन रिकरिंग। ठीक है? तो रिकरिंग का मतलब क्या हो गया आपका? रिकरिंग का मतलब हो गया सर जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हो। रेगुलर बेसिस का मतलब है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे हो रहे हो, वो हो गए आपके रिकरिंग। ठीक है? और जो सालों में एक बार हो, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार होते हैं, वो क्या है आपके? नॉन रिकरिंग। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ऐसे एक्सपेंसेस जो सालों में एक बार किए जाते हैं वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात चले तो देखो भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है? यही एक्सपेंसेस होते हैं। क्या है? इट इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, मतलब ये वो पैसा है जो खर्च हो चुका है या खर्च किया जाएगा फॉर परचेजिंग गुड्स, गुड्स को खरीदने के लिए, एंड सर्विस टेकन, सर्विस को लेने के लिए, टू अर्न रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता, मतलब पैसे को कमाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है। भाई जैसे अब मैं जो है वो कहीं पर ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ या कहीं स्कूल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पैसा कमाने के लिए पहले मुझे मार्कर, डस्टर, बोर्ड ये सब लेना पड़ रहा है ना। तो पैसा कमाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है वही होता है एक्सपेंसेस। ठीक है? इट्स बेनिफिट एक्सपायर्ड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, इसका जो फायदा होता है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल परचेजिंग गुड्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। जैसे गुड्स का खरीदना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करना, ये सब वही है जो आपको रेगुलर बेसिस पे पे करनी पड़ रहे हैं। तो ये होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको बताया कि मार्कर की इंक जो है वो रेगुलर बेसिस पर खरीदनी पड़ती है, क्योंकि भैया हर महीने बाद वो खत्म हो जाती है ना। या जहाँ हमारा क्लासरूम है वहाँ का जो हमारा एसी चलता है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ रहा है। तो वो हमारे कैसे एक्सपेंसेस हैं? वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है, अभी हमने बोर्ड खरीदा, बोर्ड, तो बोर्ड को ही हम ये थोड़ी ना हर साल खरीदेंगे, नहीं सर, हम तो सालों में एक बार खरीद रहे हैं बोर्ड, है ना। वो तो अब 5 साल 10 साल चलेगा। तो वो क्या है? वो आपका कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने जो है वो एक बिल्डिंग ली अपने सेंटर को चलाने के लिए, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सालों में एक बार हो रहे हैं। इट इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग fixed asset or improving the existing fixed asset, which will increase the earning capacity of the business. For example, purchasing the assets is purchasing the fixed assets, है ना। तो बताओ बेटा, एक्सपेंडिचर कितने टाइप के? 2 टाइप के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे किए जाए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, और जो सालों में एक बार पे किए जाए वो हो गए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई? जी सर। एग्जाम्पल याद रखेंगे। रेंट पेड बताओ, रेवेन्यू है कैपिटल है? सर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब बताओ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बताओ, परचेज ऑफ मशीनरी बता दो, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्सपेंडिचर, सेल ऑफ गुड्स सेल इनकम, तो रेवेन्यू रिसीट है ना। हाँ थोड़ा ध्यान से। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेरे प्यारे बच्चों, जिसने पहला पार्ट देखा होगा उसने एक एसेट पढ़ी होगी जिसका नाम था फिक्टिशियस एसेट। ठीक है? फिक्टिशियस एसेट,
फिक्टिशियस असेट का ही एक एग्जाम्पल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या उसका दूसरा नाम मान लीजिए, वही है ये क्या है सर, बता दीजिए। वैसे उस वीडियो में बताया है, जाके देख लो भैया, और नहीं देखा तो समझो बात को। दे आर एक्सपेंसेस, ये क्या है, एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं, नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर, जो इस साल राइट ऑफ नहीं हो सके हैं, तो इन फ्यूचर दे आर इनकर्ड बट आर रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, पर इनको इन फ्यूचर राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अब है क्या कि ये बहुत बड़े अमाउंट में हो जाते हैं एक्सपेंसेस, है ना। जब बड़ी अमाउंट में एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो क्या करती है बिजनेस सोचता है कि इसको एक्सपेंसेस ना मान के कुछ समय के लिए क्या मान लिया जाए, एसेट मान लिया जाता है, तो उन्हें ही हम फिक्टिशियस एसेट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो बिजनेस है हमारा वो आने वाले कई सालों तक जो है वो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी में आ जाता है या अर्न करता है, ठीक है। और इन एक्सपेंसेस को धीरे धीरे वो राइट ऑफ करते रहते हैं, है ना। ऐसी प्रोसेस आपको जरूर मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हालांकि इसको समझने के लिए याद रखिए ये वो एक्सपेंसेस या लॉसेस है जो अभी करंट ईयर में राइट ऑफ नहीं हो सके, लेकिन इन फ्यूचर वो राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी अवेलेबल मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल की फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा ईयर में इनका बेनिफिट फर्म को या बिजनेस को मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इनका जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूज एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट करवाए उस पर ह्यूज खर्च, मतलब पैसा ज्यादा खर्च हो गया, समझ गए। डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के कई चांसेस रहते हैं। अगला है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है भाई, तो रेवेन्यू में देखो भाई, रेवेन्यू क्या है, और रेवेन्यू जो आपने पढ़ी थी ना अभी, रेवेन्यू रिसीव्ड, ये वही रेवेन्यू है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फ्रॉम यूजेस ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड, एटसेट्रा। रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेगुलर बेसिस पे होने वाली इनकम को हम रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू में मैं आपको समझा दूं, देखो भाई, जो भी पैसा बिजनेस कलेक्ट करता है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो भी पैसा आता है, या बिजनेस के अदर रिसोर्सेज से जो भी पैसा हम इकट्ठा करते हैं, उन सब को मिलाकर क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। समझ जाओ, समझ गए। जो भी हम जिस चीज का भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स को सोल्ड करके जितना भी पैसा आ रहा है, और जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जिससे हमने अपने बिजनेस की बिल्डिंग को अभी किराए पे उठा दिया था, उससे जो हमारा रेंट आ रहा है, तो इन सबको मिला के जो पैसा इकट्ठा हुआ उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। समझ गए जी सर। अब अगला समझो, एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं ना, रेवेन्यू को कमाने के लिए, मतलब जो रेवेन्यू हम कमा रहे हैं उसको कमाने के लिए जो हम पैसा खर्च कर देते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। इट इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, जो पैसा खर्च कर दिया गया है या कर दिया जाएगा फ्यूचर में, फॉर परचेजिंग गुड्स, गुड्स को खरीदने के लिए, एंड सर्विस टेकन के लिए, टू अर्न रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो पैसा हम खर्च कर देते हैं उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। समझ गए, रेवेन्यू समझ गए। रेवेन्यू क्या होता है बताओ। रेवेन्यू का मतलब होता है सर जो भी पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी से वो हमारा रेवेन्यू हो गया, और जो पैसा हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए खर्च कर देते हैं वो हमारा एक्सपेंस हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस होता है बेटा इनकम। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इनकम। देखो, सेल ऑफ गुड्स और रेंट वगैरह सबको मिलाकर मैंने जो है वो 10 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट की, ठीक है। 10 लाख रुपए मुझे मिले सेल ऑफ गुड्स और रेंट के, ठीक है, ये मुझे रिसीव हुए। अब इसको रिसीव करने के लिए मैंने कुछ चीजें खरीदी होंगी, गुड्स खरीदा वगैरह वगैरह, जो भी एक्सपेंसेस किए होंगे, वो एक्सपेंसेस मेरे हो गए थे भाई 4 लाख रुपीस के। 4 लाख रुपीस के दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 6 लाख। तो मुझे इनकम कितने की हुई, मुझे फायदा कितने का हुआ, तो ये हो गई मेरी इनकम। समझ गए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू क्या बन गई, इनकम। तो कैसे कहेंगे इसको, देखो भाई पढ़ लो बड़े अच्छे से, बहुत सिंपल है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज नोन एज इनकम, यानी कि जब आपकी रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो हमारी रेवेन्यू 10 लाख है, हमारे एक्सपेंसेस केवल 4 लाख है, तो हमारी कितनी बन गई, तो वही बन जाएगी आपकी इनकम 6 लाख। इट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ये वो प्रॉफिट है जो फर्म ने पूरे साल में कमाया है। इनकम को हम इस फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं, आप देख ही पा रहे होंगे, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस
एक्सपेंस। क्लियर बच्चे? जी सर। अगला गेन। गेन क्या होता है? तो जनरली हम सब लोग जो है वो प्रॉफिट या गेन को एक ही समझते हैं, लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस है इनमें। क्या है? देखिए, प्रॉफिट या इनकम जो होता है वो होता है बेटा रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर बेसिस पर होने वाला फायदा, रेगुलर बेसिस पर होने वाला फायदा क्या होगा? रेगुलर बेसिस पर होने वाला फायदा होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन गेन वो फायदा है, गेन वो प्रॉफिट है जो इरेगुलर बेसिस पे या कभी कभार हुआ हो। समझ रहे हैं? कभी कभार हुआ हो। जैसे इट मीन्स एन इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांजेक्शन अदर देन बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। फॉर एग्जाम्पल गेन ऑन सेल ऑफ असेट। भाई हमारी मशीन रखी हुई थी, अब मशीन हो गई खराब, और खराब होने के बाद हमने उसको बेच दिया, और बेचने पे हमें उससे फायदा हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा हो गया, मान लो 10 रुपए का ही फायदा हो गया या 100 रुपये फायदा हो गया, तो वो जो 100 रुपये का फायदा है ना, वो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे, गेन कहेंगे? तो उसे हम गेन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि मशीन बेचने का हमारा काम नहीं है, वो तो खराब हो गई इसलिए हमने उसको बेच दिया। ठीक, समझ रहे हो? जी सर। या लॉटरी निकल आई कहीं से हमारी, है ना, करोड़पति गए, वहां से हमें फायदा हो गया, वो सब गेन होता है। ठीक है, इरेगुलर बेसिस पे होने वाली इनकम को गेन कहा जाता है। ठीक है जी सर। दूसरा है आपका लॉस। ये तो इनकम का उल्टा होता है ना। अब आपकी रेवेन्यू जो कि अभी यहाँ पर थी 10 लाख, और एक्सपेंसेस थे आपके कितने? यहाँ पर थे 4 लाख। अब यहीं पर आपकी रेवेन्यू तो 10 लाख ही रहे, लेकिन एक्सपेंसेस आपके 14 लाख हो जाएं। अगर ये हो गई रेवेन्यू और ये हो गए एक्सपेंस, तो ये जो 4 लाख रुपीस आपके आ रहे हैं, रेवेन्यू आपकी कम रह गई, एक्सपेंस आपके बढ़ गए, तो ये 4 लाख बताओ, ये माइनस में आ रहे हैं, ये क्या होंगे? ये होगा आपका लॉस। तो लॉस का मीनिंग क्या है? लॉस का मीनिंग देख लीजिए आप, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द इनकम इज नोन एज लॉस। लॉस का फॉर्मूला पलट गया बेटा, है ना, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। अब आपके एक्सपेंस ज्यादा हुए हैं, रेवेन्यू कम रह गई है, तो ये लॉस हो गया। समझ गए होंगे? जी सर। ये बहुत बेसिक से टर्म्स हैं, इन्हें जल्दी से समझेंगे। परचेज क्या होता है? तो देखो भाई, पहले आप ये बात समझ लें कि गुड्स क्या होता है। गुड्स का मीनिंग होता है कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज में डील कर रहा होता है, जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा होता है, वो उसके लिए गुड्स होता है। पहली बात समझ लें आप। ठीक है, गुड्स समझ गए? गुड्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल मेरे लिए गुड्स होगा। अगर मेरी कपड़ों की शॉप है तो कपड़े मेरे लिए गुड्स होंगे। अगर मेरी मेडिसिन की शॉप है तो मेडिसिन मेरे लिए गुड्स होगा। तो गुड्स वो आइटम होता है जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम गुड्स खरीदते हैं रीसेल के पर्पज से, यहां लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम गुड्स खरीदते हैं रीसेल के पर्पज से या मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से, ठीक है, जैसे हम जो है वो चीनी बनाने का बिजनेस कर रहे हैं और हम गन्ने अगर खरीद रहे हैं, गन्ने शुगर केन है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से तो खरीद रहे हैं हम गन्ने, तो वो खरीदा हुआ गुड्स हमारे लिए क्या कहलाएगा? हमारे लिए परचेज कहलाएगा। समझ गए? तो जो गुड्स हम रीसेल या मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से खरीदते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं सर? परचेज बोलते हैं। और परचेज होती है दो टाइप की, एक होती है कैश परचेज और एक होती है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब क्या बताया था? बताओ। कैश परचेज का मतलब बताया था कि भाई जो हमारे माननीय ए थे, उन्होंने पैसा दिया और गुड्स ले लिया। तो मतलब हमने पैसा दिया और सामने वाले से गुड्स ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे कैसी परचेज हो गई? ये हमारी हो गई कैश परचेज। समझ गए? जी सर। और एक होती है कि भाई जो है हमने जो गुड्स तो ले लिया लेकिन पैसे बाद में दे देंगे, ठीक है, बाद में ले लेना यार, यानी कि अभी पैसे का सेटलमेंट नहीं किया, तो वो कैसी परचेज होती है? वो होती है क्रेडिट परचेज। समझ गए? अरे यार मैगी खरीदने गए, ठीक है, मैगी ले आए, पैसे दिया है, कैश परचेज। मैगी खरीदने गए, मैगी ले आए, पैसे की बोलिए आप कल दे देंगे, क्रेडिट परचेज। ठीक है जी सर। तो बताओ, ये तो हो गया परचेज। परचेज समझ में आया? जी सर। जब हम गुड्स को खरीदते हैं रीसेल के पर्पज से या मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से तो उसे परचेज बोलते हैं। क्लियर? जी सर। अब जो हमने गुड्स खरीदा वो हमको पसंद नहीं आया, या जितना हमने गुड्स मंगवाया था उससे ज्यादा गुड्स भेज दिया गया, तो वो हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे ना। देखो, या तो हमें पसंद नहीं आ रहा, या हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स आ गया, या गुड्स कहीं डिफेक्टिव निकल गया,
तो हम क्या करेंगे, उस गुड्स को वापस करेंगे। तो खरीदे हुए गुड्स को हमने बोला था परचेज, और परचेज किया हुआ गुड्स जब हम वापस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोल देते हैं? परचेज रिटर्न। जब हम गुड्स खरीद रहे थे तब हमने उसको परचेज बोला था, और परचेज किए हुए गुड्स को किसी रीजन से जब हम रिटर्न करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। बेटा मेरे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो बार बार मैं क्या कह रहा हूँ? परचेज रिटर्न, मतलब गुड्स हमारा जा रहा है हमारे बिजनेस से, क्योंकि हम उसे वापस कर रहे हैं। तो इसीलिए परचेज रिटर्न का दूसरा नाम जरूर याद रखें, रिटर्न आउटवर्ड। समझ रहे हैं? जा रहा है ना, आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। समझ गए होंगे परचेज रिटर्न क्या होता है? इट मींस रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, यानी कि जो हमने गुड्स खरीद रखा था उसका रिटर्न कर देना, ये होता है परचेज रिटर्न। ठीक है जी सर। अब समझो सेल क्या होता है। गुड्स खरीद लिया, गुड्स खरीद के तुम उसको खुद यूज कर लोगे क्या? अरे तुम तो बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसको क्या करोगे? उसको दूसरों को सोल्ड करोगे ना। हाँ, तो इट मींस सेल ऑफ गुड्स। जो आपने गुड्स खरीद रखा था, जो आपने गुड्स रीसेल के पर्पज से ले रखा था, जब आप उसे सोल्ड कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेल्स। और सेल्स भी दो टाइप की होती है, एक होती है कैश सेल्स, एक होती है क्रेडिट सेल। फिर से वही वाली बात, अब आपने सामने वाले को कोई चीज दी, आपने सोल्ड की कोई आइटम, उसने पैसे दे दिए, कैश सेल। आपने सामने वाले को आइटम दिया, उसने पैसे नहीं दिए, उसने कहा 3 दिन बाद दूंगा, तो आपकी क्रेडिट सेल। समझ गए जी सर। अब जो आपने सामने वाले को गुड सोल्ड किया, अब उसको वो पसंद नहीं आया, या उसको वो गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, तो वो आपको क्या करेगा? वो आपका गुड्स आपको रिटर्न कर देगा। अब आप बस बात को समझ रहे हैं? वो गुड्स, सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न कर देगा। तो सेल किया हुआ गुड्स जब रिटर्न करेगा तो उसे क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न, है ना, बात समझो, तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड। समझ गए जी सर। तो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यहां तक क्लियर हो गया होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? तो भाई देखो, आपने जो टोटल सेल करी ना, आप टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि ये भी वही गुड्स सोल्ड है, बस इसमें क्या है कि सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद जो गुड्स सोल्ड, नेट सेल जो हमारी बची, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम है बेटा नेट सेल्स। ठीक है, ये कैसे आता है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो मीनिंग वही है, गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो पैसा हम रिसीव करते हैं उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाता है। ठीक है जी सर। आगे एक नया वर्ड है आपके सामने, ये वर्ड बहुत बार यूज होंगे, इसलिए आप सभी लोग इनको ध्यान से समझ लें। देखो भाई, डेटर्स कौन लोग होते हैं ये समझो पहले आप। डेटर्स कौन होते हैं? ठीक है, हाँ, इसको ध्यान से समझना। डेटर्स को बार बार यूज होगा डेटर्स। तो लिखा हुआ है, पहले मैं आपको बता दूं, अ पर्सन टू हुम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। हम जिन लोगों को गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर, क्रेडिट का मतलब समझते हो? उधार, जहां अभी कैश का सेटलमेंट नहीं हुआ है ना, उधार। तो जब हम जिन लोगों को क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं उन्हें डेटर्स कहते हैं। ठीक है, अ पर्सन टू हुम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिन पर्सन्स को क्रेडिट पर गुड्स या सर्विस सोल्ड की जाती है उन्हें कहा जाता है डेटर्स। क्लियर जी सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने सामने श्याम बैठे हुए हैं, उनको मैंने गुड्स सोल्ड कर दिया क्रेडिट पर, तो वो श्याम मेरे लिए क्या बन गए? डेटर्स बन गए। इतनी बात समझ गए जी सर। अब अगर जो श्याम है, मुझे उन पर एक डाउट होने लगा कि यार वो मेरा पैसा देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, है ना, ऐसा थोड़ा बहुत डाउट होने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा श्याम भैया ऐसा करो, मैंने आपको 5,000 रुपये का गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, तो आप ये 5,000 रुपया मेरा 3 महीने में, 3 मंथ्स में वापस कर देना। ठीक है, श्याम भैया ने कहा हाँ कर देंगे। मैंने कहा इस पे साइन कर दीजिए, इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए अपने। तो श्याम जी ने अपने साइन कर दिए। तो ये जो सेल मैंने की थी, जिसका पैसा मुझे लग रहा था वो देंगे नहीं देंगे, तो मैंने क्या किया, उनसे एक रिटन में डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है, कि भाई इसका पैसा मुझको दे देना।
तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको ही बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, यानी कि ये डेटर जो जिसे हमने क्रेडिट सोल्ड किया था, ये वो व्यक्ति जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हम आपका पैसा आपको दे देंगे, ये बात लिखित में आ गई अब, तो ये होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, डेटर का अगला स्टेप होता है बीआर। जब आपको लगे कि आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा हो तो भैया उससे लिखित में ले लो, तो वो होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, डेटर्स और बीआर को, तो ये एक नया वर्ड बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। समझ गए मेरे बच्चे? ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू क्या होता है, डेटर्स प्लस बीआर, यानी कि कुल हमें कितने लोगों से पैसा लेना है, ये हो गए आपके ट्रेड रिसीवेबल। कौन से लोगों से, जिनको हमने क्रेडिट गुड्स सोल्ड किया है, उनमें कितने लोगों से कुल पैसा हमको लेना है, ये होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी सर। अब आते हैं क्रेडिटर्स पर, इतना समझ गए जी सर। नेक्स्ट है बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है, तो अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है उधार। समझ गए? अब हम भी तो गुड्स खरीदते हैं ना, तो हम जिन लोगों से गुड्स परचेज करते हैं उधार, वो लोग, वो सामने वाले, फॉर एग्जाम्पल मैंने रमेश से गुड्स उधार खरीदा, तो रमेश मेरे लिए कौन है, रमेश मेरे लिए क्रेडिटर है। ठीक है जी सर। अब रमेश को हम पे डाउट था, तो रमेश ने हमसे साइन करवा लिया, तो हमने रमेश से कहा कि हाँ हम आपका पैसा, क्योंकि हम तो पैसा देंगे ना, तो हाँ हम आपका पैसा दे देंगे, और हमने इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया है ना कि हाँ हम आपका पैसा आपको दे देंगे। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बिल्स पेएबल, क्योंकि इसका पैसा हमें देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बिल्स पेएबल। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें आपस में, तो ये बन जाएगा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब क्या हो गया कि टोटल हमने कितना गुड्स क्रेडिट पर उधार खरीद रखा है, जो हमें इन फ्यूचर पैसा पे करना पड़ेगा, वो हो गया हमारा ट्रेड पेएबल। तो क्या मेरे बच्चे ये आप 3 और 3 ये 6 टर्म समझ गए? जी सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका जिसके हम बहुत देर से चर्चा कर रहे थे, गुड्स, स्टॉक या इन्वेंट्री। ये क्या है भाई? भैया जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो तो होता है हमारा गुड्स, है ना। अब वही गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अगर सोल्ड होने से रह जाए, ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब आपको मैं अकाउंटिंग ईयर बताऊं पहले तो देखो भाई, अकाउंटिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर बताऊं, फाइनेंशियल ईयर ही चलती है अब तो एक तो ईयर आपकी स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुई है ना, तो ये क्लोज कब होगी, 31 मार्च 2026 को। इसके लिए भी ना एक प्रिंसिपल बना हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल ईयर है आपकी। क्या है फाइनेंशियल ईयर, जो आपकी 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2026 को खत्म होगी। ये टोटल 12 महीने की है आपकी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर की है। ठीक, तो जो 1 अप्रैल है ये तो कहलाएगी आपकी ओपनिंग डेट, और ये जो 31 मार्च है ये होगी आपकी क्लोजिंग डेट। पहले इतना समझ लीजिए, ये हमेशा रहेगा, है ना। जब तक आप ये कॉमर्स पढ़ रहे हैं तब तक ये तो आपको समझ में, मतलब ये तो आपके आप पीछे छोड़ेगा ही नहीं, है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आप याद रखिएगा कि जब फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो कर रहे होते हैं अपनी अकाउंटिंग में, अभी हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ही चल रही है, तो उसमें क्या है कि जो 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रही है, तो 1 अप्रैल आपकी ओपनिंग डेट होगी और क्लोजिंग डेट होगी आपकी 31 मार्च। क्लियर जी सर। तो ये एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ये हो गई। तो ऐसा गुड्स जो सोल्ड होने से रह जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आप समझ गए। यानी कि स्टॉक क्या है, स्टॉक जो है वो बिना बिका हुआ गुड्स है। जो गुड्स अभी आपका बिका नहीं है या बिकने से रह गया है, वो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। ये देखिए, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि एक डेट पर गुड्स जो है वो बिकने से रह गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं स्टॉक।
ठीक है। अब ये स्टॉक ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। तो देखो भाई, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिकने से रह गया था, तो ये अब नेक्स्ट डे भी तो जाएगा ना, अगली ईयर में भी तो जाएगा। अगली ईयर कौन सी होगी आपकी? अगली ईयर होगी आपकी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जब यहाँ पहुंचेगा अगले दिन, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। समझ गए? जी सर। तो आप समझ गए होंगे स्टॉक क्या होता है। स्टॉक वो गुड्स होता है जो बिकने से रह गया। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग डेट पर बचा हुआ गुड्स ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग डेट पर बचा हुआ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए? जी सर। इसी को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, लेकिन इन्वेंट्री थोड़ा सा बड़ा टर्म है स्टॉक से। स्टॉक में तो आ गया आपका स्टॉक इन ट्रेड, जो हम गुड्स का स्टॉक है। लेकिन इन्वेंट्री में क्या है? इन्वेंट्री में मैं आपको बताऊं बेटा, गुड्स भी तो तीन टाइप का होता है। कैसा? एक तो होता है, मतलब इन्वेंट्री भी होती है, तीन टाइप की होती है। कैसे? एक होती है आपकी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, एक होती है आपकी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री, एक होती है आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, और एक स्टॉक की भी इन्वेंट्री होती है, स्टॉक एंड ट्रेड की, जो दुकान के अंदर रखा हुआ है वो वाला। तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री भी स्टॉक ही है, बस इसमें कई सारे टाइप के स्टॉक आ जाते हैं। जैसे ये रहा, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। इन्वेंट्री हो गई रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री। इनको मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं आपको? देखो भाई, आपका किस चीज़ का बिजनेस है? आपने कहा सर हमारा जो है वो चीन शुगर केन का बिजनेस है ना। शुगर केन का नहीं, शुगर इंडस्ट्री है आपकी, शुगर इंडस्ट्री है। तो शुगर इंडस्ट्री चीनी बनाने के लिए जो गन्ना है आपका, शुगर केन है, वो आपका रॉ मटेरियल होगा। ठीक है। तो रॉ मटेरियल समझ गए होंगे आप, है ना। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको आपको बनाना है, उसके लिए जो आपको अदर प्रोडक्ट्स के यूज जो ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, उनको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक। अब गन्ना तो हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है। गन्ना जब चीनी में बदल गया तो वो चीनी तो आपकी फिनिश्ड गुड्स हो गई। लेकिन जब गन्ना ना तो गन्ना रहा और अभी चीनी भी बनकर तैयार नहीं हुआ, यानी कि बीच की प्रोसेस में है, तो उसको बोल देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। आप समझ गए? ठीक है सर जी। तो ये तीन टाइप की होती है आपकी इन्वेंट्री। एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो गई, एक फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री हो गई, और एक आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री हो गई। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा गुड्स जो जिससे हम अभी प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, और फिनिश गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो तैयार हो चुका है, और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो ना तो रॉ मटेरियल ही रहा और ना भी फिनिश गुड्स बनकर ही तैयार हुआ, यानी बीच के प्रोसेस, वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस। आगे आ जाओ भाई, डिस्काउंट क्या होता है? तो देखो भाई, डिस्काउंट क्या है? इट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस। ये प्राइस में रिडक्शन है, यानी कि प्राइस में कमी है। ठीक है। और ये कमी कितने टाइप की होती है? ये कमी होती है दो टाइप की। बहुत अच्छे से समझना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बहुत प्यार से बताऊंगा मैं आपको। देखो, किसी भी मॉल में जाओ या आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे होंगे, वहां पर आप देखते होंगे 25% ऑफ ऐसे लिखा हुआ देखते हैं, या 3313% ऑफ ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, या 50% ऑफ ऐसा लिखा हुआ देखते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपकी ट्रेड डिस्काउंट होती है, यानी कि ऐसी डिस्काउंट जो सेल को इंक्रीज करने के पर्पज से दी जाती है, वो होती है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज गिवन विद द मोटिव टू इंक्रीज द सेल। सेल को बढ़ाने के अरे जैसे ही आप ये ऑफ देखते हो ना, 50% ऑफ, आप तुरंत चीजों को लेने के लिए चले जाते हो, यानी कि उनसे इस ऑफर से क्या हो रहा है? ऑफर है, डिस्काउंट एक ऑफर से क्या हो रहा है? उसकी सेल में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट जो सेल को इंक्रीज करने के पर्पज से दिया जाता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। इसकी एक खास बात यह है कि इसको जनरल में शो नहीं किया जाता। जब जनरल पढ़ोगे तब बताएंगे, जनरल में शो नहीं किया जाता। ठीक है क्या? अच्छा, ये मैंने दो दो डिफरेंस क्यों लिखे? क्योंकि ये 2 नंबर में ना, 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो भाई ये डिफरेंस आप देख लेना ध्यान से। इट इज गिवन, कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट का मतलब ये है, देखो, किसी व्यक्ति को मैंने जो है वो गुड सोल्ड किया था क्रेडिट पर, है ना। अब क्रेडिट पर सोल्ड किया, वो पैसे नहीं दे रहा, 10 दिन के क्रेडिट पर सोल्ड किया, पैसे नहीं दे रहा। तो मैंने कही भैया समय से पैसे दे दो, समय से पहले दे दो, चलो 5% और कम दे देना, ऐसे करके। मतलब अपने पैसे को ऑन टाइम रिसीव करने के लिए, रिकवर करने के लिए जो हम डिस्काउंट दे देते हैं ऑफर में, वो होती है कैश डिस्काउंट। इट इज गिवन विद द मोटिव टू रिकवर कैश ऑन टाइम। समझे? जी सर। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा कहते हैं भाई ला, अभी अभी पैसा दे दे, 100 रुपये और कम दे दियो,
तो वो 100 रुपये और कम दे दियो वाली बात क्या है भाई, कैश डिस्काउंट है। ठीक है, इट इज ऑलवेज शोन इन द जनरल। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट को जनरल में शो नहीं किया जाता, जबकि कैश डिस्काउंट को जनरल में शो किया जाता है। आप कहोगे सर जनरल क्या है, तो जनरल क्या चिड़िया है, वो तो पूरा एक चैप्टर है, समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखो कुछ अच्छे वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, इन्हें समझ लेना, अभी के लिए याद कर लेना, आगे जाके पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर तो भाई, और ये कई जगह यूज होगा। क्या है डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन का मीनिंग होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वीडियो नंबर 1 में आपने देख लिया होगा। ऐसी एसेट्स जिन्हें सीन किया जा सकता है और टच किया जा सकता है, वो होती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में अगर कोई कमी आती है, फॉल आता है, गिरावट आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है, कैसे देखो मैं बताऊं आपको। जैसे भाई ये आपकी मशीन है ना, ये मशीन बना दी हमने, है ना, ये मशीन 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 है। ठीक है, ये आपकी मशीन है एक। ठीक, अब इस मशीन को आपने रेगुलरली यूज किया पूरे साल, तो जब आपने रेगुलरली यूज किया तो इसकी वैल्यू में ऑटोमेटिक एक डाउनफॉल आए, मतलब थोड़ी सी कमी तो आएगी है ना, आएगी। कोई भी एसेट अगर आप यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या होती है, थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। तो अब क्योंकि मशीन एक टेंजिबल एसेट है, तो टेंजिबल एसेट की वैल्यू में अगर कोई भी फॉल होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। मान लो कि ये मशीन 10 लाख की थी और अब ये जो है वो 1 लाख से कम हो गई, 9 लाख की रह गई, तो ये जो 1 लाख रुपीज है, ये 1 लाख है ना, 10% से कम हो गई, या मान लेते हैं 1 लाख से कम हो गई, तो ये 1 लाख क्या कहे जाएंगे, ये कहा जाएगा डेप्रीशिएशन। समझ गए बच्चे? जी सर। अब अगला वर्ड है अमोर्टाइजेशन, इससे ही बिल्कुल एक तरीके से रिलेटेड है, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये भी फॉल इन द वैल्यू है, लेकिन किसमें, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल याद है, जिन एसेट्स को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में अगर कोई फॉल होता है तो उसे एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। दोनों का मीनिंग में एसेट की वैल्यू फॉल हो रही है, लेकिन डेप्रीशिएशन का मीनिंग होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में फॉल होना, और एमोर्टाइजेशन का मीनिंग होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में फॉल होना। क्लियर जी? बेटा पूरा चैप्टर है इनके ऊपर, है ना, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे। अब बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स बताओ, बैड डेट्स क्या होता है? मारा हुआ रुपया, वो डेटर्स को आपने उधार बेचा था ना, है डेटर्स याद है, जिसको आपने उधार गुड सोल्ड किया था, आपने कहा अरे पैसा दे देगा, बिल लिखवाया नहीं, भाग गया, वो क्या है, पैसा मारा गया। बैड डेट्स इज द अमाउंट विच नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से वो पैसा जो रिकवर नहीं होता है उसे बोला जाता है बैड डेट्स। इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो बेटा संभाल के उधार बेचो। ठीक है, अगला देखो बेटा, वाउचर क्या है? वाउचर, इनके बिना तो बिजनेस ही नहीं होता, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होता है, जिसे हम, प्रूफ को तो वैसे हम बिल रिसीट कुछ भी बोल देते हैं, और उनसे हम क्या तैयार करते हैं, वाउचर। तो इसको कह सकते हैं इट इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ट्रांजैक्शन के जो एविडेंस होते हैं, यानी हमारे बीच में, दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसका एविडेंस क्या है, तो उन्हें कहा जाता है वाउचर्स। ठीक है, चैप्टर है पूरा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम बार बार वर्ड यूज करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है बेसिकली आपके ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपके बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, उनको जहां रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। इसमें जर्नल लेजर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आप समझ जाना कि हम उन जर्नल लेजर की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? तो ये तो आपको बताया गया था, एक टी शेप अकाउंट होता है जिसका LHS और RH, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। टी शेप का अकाउंट होता है जिसमें एक होता है LHS और एक होता है RHS। LHS वाला होता है आपका डेबिट साइड और RHS होता है आपका क्रेडिट साइड। तो डेबिट का मीनिंग हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। ठीक है, अब आपके ये कुछ और वर्ड हैं भाई। देखो प्रोपराइटर क्या होता है? प्रोपराइटर बताओ मेरे बच्चे, शुरू में ही बताया था, पहली वीडियो की शुरू में ही बताया था, प्रोपराइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, है ना। द पर्सन हु इन्वेस्ट द अमाउंट इन द बिजनेस एंड बियर ऑल रिस्क।
इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। यानी कि जो व्यक्ति बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और सारे रिस्क बेयर करता है वही होता है प्रोप्राइटर, बोले तो बिजनेस का मालिक। बाजार में निकलते होगे वहां देखना ऐसे करके लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा या हिंदी में ऐसे लिखा होगा, ठीक है। प्रो, तो वो मालिक होता है, ठीक। सॉल्वेंट कौन होते हैं, इंसॉल्वेंट कौन होते हैं, ये दोनों पर्सन्स होते हैं। अब कौन से होते हैं वो देख लो। सॉल्वेंट का मतलब है पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेट्स, वो लोग जो अपना डेट मतलब उधार पे करने में कैपेबल हैं, वो होते हैं सॉल्वेंट। अ पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेट्स, अब डेट्स का मतलब उधार, जो उधार को पे करने में एबल यानी कैपेबल हैं वो लोग होते हैं सॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट इसका अपोजिट, जो उस उधार को पे करने में अनेबल हैं यानी कैपेबल नहीं है, वो होते हैं इंसॉल्वेंट। समझ गए जी सर। आगे देखो, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं हम लोग जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूरा एक चैप्टर है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है दीज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अभी बताया था 31 मार्च, तो आपकी जो अकाउंटिंग पीरियड है वहां पर जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो की जाती है या फाइनेंशियल पोजीशन शो की जाती है, तो आपके एट द एंड ऑफ बिजनेस की एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप समझ ही गए हैं प्रोप्राइटर वगैरह, ठीक है। तो इतना हो गया। तो हाँ, ये लास्ट पॉइंट था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आते आते हमने बहुत सारी बेसिक टर्म्स हमने अकाउंटिंग की सीख ली हैं। अब आप प्लीज़ 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 इनको ध्यान से एक बार देख लीजिए अच्छे से, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें अगर आपको पसंद आ रहा हो, और कोई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम नई वीडियो लेकर आएंगे, उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।